यूपी में खासकर, बिहार में खासकर और पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये 2-3 राज्य हैं जहां पेच फंसा हुआ है। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं, कुमार सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार जी, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले तो बहुत दावा कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं और कल हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे एनडीए को हरा देंगे। आप एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए की बैठक भी चल रही है या सिर्फ एक ही रणनीति है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और हम जीत जाएंगे? भाई रवि जी, आपको साधुवाद है। हमेशा आपका जो डिबेट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इनफैक्ट फराज भाई ने बड़ा विस्तार से अपने विषयों को रखा है, तो मुझे भी थोड़ा समय दीजिएगा सैफ जी को और फराज जी को जवाब देने का। देखिए, मैं प्रारंभिक प्रबोधन में मैं चाहता था कि एजेंडे की बात करूं, लेकिन एजेंडा को आपने फॉर्मूला बनाया है और मैं उसी पे स्टिक करूंगा। भाई, इंडिया अलायंस का जो पहला प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, जो आपने स्वयं कहा कि फॉर्मूला क्या होगा। एजेंडा छोड़ दीजिए, एजेंडा तो एक ही है, येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी को हराना। ठीक है, वो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। भाई, इनका प्रधानमंत्री मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, लीडर कौन होगा, ये इसका क्राइसिस है। कन्वीनर कौन होगा इंडिया अलायंस का, ये इसका क्राइसिस है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये इसका क्राइसिस है। अब हम दिसंबर के महीने के अंत में बात कर रहे हैं, इस अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और जो एक और महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए, इस पूरे इंडिया अलायंस का जो एक तरीके से मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट है, ये बिहार से चला था और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है। नीतीश कुमार जी हैं जो इंडिया अलायंस के सूत्रधार के रूप में माने जाते हैं। अब भाई, जो सूत्रधार हैं उनकी मानसिक स्थिति और अवस्था के बारे में मुझे विशेष टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। पूरे देश ने देखा है कि सदन के अंदर किस प्रकार की भाषा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मन स्थिति क्या है। मैं इसमें बहुत टिप्पणी नहीं करता, चूंकि इसमें बहुत बात पहले भी हुई है। दूसरा, क्षेत्रीय दल जो हैं और कांग्रेस, इनके बीच के विरोधाभास की स्थिति आप देखिए। 3 प्रमुख विषय है। पहला, एक तरफ डीएमके जो है वो सनातन पे हमला करता है और वहीं विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी जो है क्या कर रहे थे, मध्य प्रदेश में पूजा पाठ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिल रहे थे। तो एक तरफ आपका विरोधाभास सनातन पर है और दूसरी तरफ यहां है। अभी देखिए, 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई है और 15 दिन के समुद्र मंथन का, इनके आत्म मंथन का निचोड़ क्या निकला है, ईवीएम, जो मैं साहब भाई के प्रारंभिक प्रबोधन से निकाल सकता हूं। भाई, आप ये मानने को ही तैयार नहीं है। जब हम स्वयं नहीं मानेंगे कि हमारे में कमियां क्या है, तो और मैं चाहता भी नहीं हूं कि ये माने, और एनडीए की बात छोड़ दीजिए। और तीसरा, आपको याद होगा हम लोगों ने इसी चैनल पर बैठकर कम से कम 10 डिबेट किया होगा ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर। भाई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज दे सकते हैं, चाहे वो उमा भारती जी हो, बाबूलाल गौड़ हो और मोहन यादव जी हो। मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनते ही किस प्रकार की टिप्पणी आई इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से। भाई, आप देखिए, अभी रघुराम राजन जी को कोट किया जा रहा था। रघुराम राजन जी एक भाई आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उनका सम्मान है। किस प्रकार की टिप्पणी है उनकी, उनके टिप्पणी का निचोड़ है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था अगर सर्वोच्च हो भी जाती है तो क्या वो दूसरे देशों को आंख दिखा सकेंगे। ये ऐसा ही है कहना रवि भाई, जैसे अगर एक बच्चा टॉपर बन भी जाता है तो क्या अपने बच्चों को जो है नीचा दिखा पाएगा। एक एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन जाता है तो क्या दूसरे एम्प्लॉयज को जो है नीचा दिखा पाएगा। ये किस प्रकार की टिप्पणी है भाई। आप अब मुझे फराज भाई बता दीजिए कि विश्व की कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अभी भारत से ज्यादा जिसका ग्रोथ रेट हो, जहां महंगाई हमसे कम हो। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, एक राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक के तौर पर इसी पे डिबेट कर लेते हैं अलग से कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति वर्तमान में क्या है और विश्व के दूसरे, यूएस में महंगाई दर क्या है, किसी भी दूसरे यूएस की महंगाई दर क्या है। ठीक है कितने साहब, जल्दी से फिर मैं अनुप्रिया जी के पास जाऊंगा। भारत की पर कैपिटा इनकम G20 में सबसे नीचे है। अभी कल भी ये चाय और बिस्किट मीटिंग ही होने वाला है। बिकॉज आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में क्या कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें मिल पाएंगी। अरविंद केजरीवाल पंजाब में कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। भाई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसको हटाकर आए हैं?
पंजाब में किसको हटा कर आए हैं, ममता बनर्जी बंगाल में किसको हटा कर आई हैं, तो बीजेपी या एनडीए चिंता में क्यों रहे कि ये क्षेत्रीय दल या कांग्रेस क्या करने वाले हैं। 3 राज्यों में जनता ने इस अलायंस को उनकी सही जगह लेकिन बता कुमार दी। जी, एक चीज तो आपको भी माननी होगी ना कि बीजेपी ने जिसके साथ अलायंस किया है उसका जनाधार कम हुआ है। अगर आप अकाली दल के साथ देख लें, अकाली दल के साथ बीजेपी ने अलायंस किया था, आज पंजाब में उनकी हालत है क्या है वो आप सभी जानते हैं। बीजेपी ने आपके साथ भी अलायंस किया था, आपकी पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, बीजेपी ने शिवसेना के साथ अलायंस किया था, शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो ये तो आपको देखना होगा ना कि जो अलायंस हो रहा है उससे नतीजे क्या सामने आ रहे हैं। आप बीजेपी को आज सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई अभी भी है कि चाचा को ज्यादा सीटें मिलेंगी या भतीजे को ज्यादा सीटें मिलेंगी। भाई मैंने पहले भी आपको कहा है रवि जी कि आज ये लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई ये है कि भारत आगे कैसे बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का फॉर्मूला आगे कैसे और बढ़ेगा। भारत कैसे आगे बढ़ेगा। विपक्ष ओबीसी का मुद्दा उठाएगा तो बीजेपी ओबीसी का मुख्यमंत्री बना देगी। सर स्पेसिफिक क्वेश्चन था आपका, मैं स्पेसिफिक आंसर दे रहा हूं कि चूंकि आपने हमारे पर सवाल उठाया है तो हमारे लिए बिहार में हम एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी चीजों पर हम क्या करने वाले हैं, इस पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आगे बढ़ रहे हैं। और आज रवि जी ये इस बात का प्रमाण है कि 38 दलों के बावजूद मैं एक प्रवक्ता के तौर पर आपके साथ इस डिबेट में शामिल हूं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जनाधार के कारण ऐसा है कि जहां 3 जो है इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं के सामने कुमार सौरभ बैठकर आपसे डिबेट कर। ठीक है। अनुप्रिया की तरफ मैं रुक लेता हूं। अनुप्रिया जी, क्योंकि अब पूरा लड़ाई जो है वो 2024 की आ गई।